बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 अप्रैल 2024 एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वियतनाम मूवमेंट को कि वियतनाम मूवमेंट क्या थी। ये एडिटोरियल लिखा है आसिम सज्जाद अख्तर ने। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जो है ये एडिटोरियल है वियतनाम मूवमेंट के बारे में और किस तरह से हम वियतनाम मूवमेंट को अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैलेस्टीनियन के हक में उसको के साथ हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल है व्हाट कैन पाकिस्तान डू फॉर कश्मीर। ये तौकीर हुसैन ने लिखा है। इसमें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का भी क्या मौक़िफ़ है और उसकी क्या करंट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको किस तरह से देखा जा रहा है। शुरू करते हैं अपनी आयत ऑफ द डे के साथ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह रहमान आयत नंबर 29 में फरमाया है यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। उससे मांगता है जो कोई आसमान और ज़मीन में है, हर दिन वो एक नई शान में है। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला एक हर एक नई शान में होने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला हर लम्हे किसी को पैदा कर रहा है, किसी को तकलीफ फरमा रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को उठा रहा है, किसी को गिरा रहा है, किसी को बीमार कर रहा है, किसी को शिफा दे रहा है। अल्लाह ताला हर लम्हे कोई ना कोई काम जो है वो कर रहा है। किसी के गुनाह बख्श रहा है, किसी को मुसीबत दूर कर रहा है। तो ये सारे काम अल्लाह ताला किसी न किसी लम्हे कर रहा है और उसी से ही हर कोई जो है ज़मीन और आसमान की हर मखलूक सिर्फ उसी से मांगती है। तो इसमें हमारे लिए एक इशारा है कि अगर दुनिया की जो तमाम कायनात की मखलूक़ात हैं वो सिर्फ़ एक अल्लाह से मांग रही हैं तो हमें भी सिर्फ़ एक अल्लाह से ही मांगना चाहिए। हमें अल्लाह के अलावा उसकी मखलूक़ात से मांगना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा बुतों के आगे झुकना या किसी और चीज़ के आगे हमें उससे मांगने की बजाय सिर्फ़ एक अल्लाह से ही मांगना चाहिए। तो ये इस आयत का जो है वो आज का पैगाम था कि हमें सिर्फ एक अल्लाह से मांगना चाहिए क्योंकि हर मखलूक जो कायनात की वो जानती है कि अल्लाह से मांगने में ही भलाई है। अच्छा, वियतनाम मूवमेंट ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम करेंगे कि वियतनाम मूवमेंट बेसिकली क्या थी। अच्छा, वियतनाम मूवमेंट और जो करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं पैलेस्टीन के लिए उसके दरमियान में क्या लिंकेज हो सकता है, क्या कॉन्ग्रेंस है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो एक रेस्ट्रेंट के लिए जो ग्लोबल कैंपेन चल रही है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वियतनाम मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि ये क्या था। ये वियतनाम पे यूएस ने अटैक किया था लेकिन वहाँ पे जो उनको वियतनामीज़ जो गुरिल्ला वॉरियर्स थे उनके हाथों एक दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये एक आज की इस मॉडर्न एम्पायर जो है यूएसए उसके लिए मतलब सुपर पावर के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, ये बहुत बड़ी डिफीट थी एक। अच्छा, वहाँ तो वो उनको मैदान जंग में हरा रहे थे लेकिन अपनी सरजमीन पे ये अपनी जंग जो है वो हार चुके थे क्योंकि इनकी अपनी सरजमीन पे अपने यूएसए के अंदर ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के कैंपस पे एंटी वार मूवमेंट जो है वो चल रही थी मिड 1960s में। तो ये इनकी यूएस इंपीरियलिज्म यूएस साम्राज्य के लिए ये एक अखलाकी तौर पे भी ये एक बहुत बड़ी डिफीट थी। अगर देखा जाए तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपस में इसराइल के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो जेनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का, तो ये कंपैरिजन में आ सकता है कि वियतनाम एंटी वार मूवमेंट उसमें भी इसी तरह ही हुआ था। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वार के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई थी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी आप उसके बारे में आपको बताते चलें कि वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके ख़िलाफ़ और वार के ख़िलाफ़। और तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी कंट्री में ये जो है ना इसके ख़िलाफ़ काफ़ी एक आवाज़ उठ रही है। बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो काफ़ी इस बारे में इसकी अपोज कर रहे हैं कि वो जो इतनी मतलब गैर ज़रूरी जो है सपोर्ट वो इसराइल को क्यों करते हैं। इसके अलावा बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके खिलाफ वायलेंट रिएक्शन है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो इसके इनके स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक्शंस ले रही हैं
ये 1960s के जो थे उनके रिएक्शन जो थे यूनिवर्सिटीज़ के उसी की तरह से ये नज़र आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल उसी के साथ इनको आप कह लें कि कंपैरिजन किया जा सकता है कि ये भी उसी तरह की अपराइजिंग थी यूनिवर्सिटीज़ में, उसी तरह का रिएक्शन जो है यूनिवर्सिटीज़ ने दिया था। तो उस वक़्त जो लोग क्या कर रहे थे, वो ना सिर्फ इम्पीरियलिज़्म के ख़िलाफ़ वो उठ रहे थे, जो यूएस इम्पीरियलिज़्म था वियतनाम उसके ख़िलाफ़ उठ रहे थे, बल्कि वो दूसरी जो मूवमेंट्स चल रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड और डीकोलोनलाइजेशन के लिए लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, और उसके लिए भी वो सपोर्ट कर रहे थे, और अपने मुल्क के अंदर होने वाले नस्ल परस्ती और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ भी वो काफ़ी जो है आवाज़ उठा रहे थे। तो अभी यूएस ने इस पे क्या रिएक्शन दिया प्रोटेस्ट पे, तो इसके लिए बहुत जो है ना आप कह लें कि हर मतलब मौके पे वो टाइम नहीं आता जहाँ पे हमने किसी का असल चेहरा देखना होता है। हम समझ रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो हैं अच्छे लोग हैं, या मतलब वो बहुत जैसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह दिया जाता है, यूएस बात करता है। तो अब उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खुल के सामने आ रहा है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को, मीडिया को वहाँ पे वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मीडिया कैंपेन के ज़रिए से ये शो किया जा रहा है कि वो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, एंटी समाइट हैं, वो यहूदियों के, ज्यूज़ के जो हैं वो उनसे नफरत रखने वाले लोग हैं, उनको इस तरह से वहाँ पे पेश किया जा रहा है। इसराइल जो वो भी प्रोपागेंडा कर रहा है सीन में, खुद प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने वहाँ एक उनका जो है वीडियो मैसेज जो है वो किया है कि जिसमें ये दिखाया गया है कि यूएस स्टूडेंट्स पे जो अटैक किस तरह हो रहे हैं, और वो जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको वो नाजी जो जर्मनी था वहाँ पे कैंपसेस में जो ज्यूज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं कि नाजी जर्मनी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने, हिटलर ने वहाँ यहूदियों का, ज्यूज़ का बहुत बड़ा जो जेनोसाइड किया था, हॉलोकॉस्ट के नाम से आप इसे जानते होंगे। तो वहाँ पे भी इस तरह की हेट स्पीच जो है, हेट मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती थी ज्यूज़ के खिलाफ उनके कैंपसेस में। तो प्रेसिडेंट नेतन्याहू के मुताबिक जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में यूएस की, वो भी इसी तरह की, मतलब उस इसी तरह का ये वो भी प्रोटेस्ट है कि वो उनके खिलाफ नफरत उभारने के लिए वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रोपागेंडा है जो उसमें इसराइली स्टेट जो है वो पहले से काफ़ी फेमस है। और इन पे जितना भी मतलब आप फोर्स किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से, मतलब जो स्टूडेंट्स पे, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि वो मज़ीद जो है वो पैनिक और वायलेंट सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ग्लोबली भी इसराइल के खिलाफ काफ़ी कैंपेन्स जो हैं चल चुकी हैं, और इन कैंपेन्स में आप देखें तो एंटी वियतनाम एंटी वार मूवमेंट की तरह मतलब मतलब इस तरह का असर तो लंबा नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये देखा जा सकता है कि इसके ये जो है ये बाकी जो इश्यूज थे, पोलिटिसाइजेशन इश्यूज जो बहुत थे, दूसरे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह है, तो उसके साथ ये मैचअप हो रहे हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस जो थे, इदारे थे, एनजीओज थी, वो क्लाइमेट चेंज वगैरह के दूसरे इशूज़ पे डिस्कस कर रहे थे, वो भी अब इस पे ही शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऐसे इसराइल वाले कन्फ्लिक्ट के बारे में वो भी जो है एहतजाज करने पे आ गए हैं। तो अभी मिसाल के तौर पे अब ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडिश गर्ल है जो कि इसमें क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा इसका काम देखा गया है। प्रोटेस्ट इसने किए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि वो अपनी जो पॉलिसी है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से वो चेंज करें, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो डेंजर्स हैं उसको कम से कम किया जा सके। तो ये बेसिकली पीछे सिर्फ ये हार्मलेस इन्वायरमेंटलिस्ट थी जिसके बारे में वो काम कर रही है, लेकिन अभी उसने पैलेस्टीनियन के हक में भी बोलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें हमने बलोच लॉन्ग मार्च को, तो वो भी अपने जो उनका था एंटी इंपीरियलिस्ट, मतलब वो भी इसी के हिसाब से अभी अपने मेन काम से छोड़ के वो पैलेस्टीन के हिसाब से वो जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सारे जो इस तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं, तो ये एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट जो हैं कंट्रीज, उनके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा इससे जो है आवाज़ उठ रही है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी इस पर काफ़ी हैं रिएक्शन दे रही हैं। अभी हम कह लें कि अब हम कह रहे थे कि वियतनाम के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हम इतना फ्रीली तो नहीं कंपैरिजन कर सकते, क्योंकि उसकी उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो हम इसके साथ नहीं कर सकते। आजकल के दौर में एक जो है राइट विंग पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी वजह से ये उस तरह का इसका असर नहीं देखने में आ रहा है इस कैंपेन का। लेकिन अगर ये देखा जाए
तो स्टूडेंट मूवमेंट के साथ साथ बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी इसराइली जेनोसाइडल वार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। अगर ईरान जैसी कुछ कंट्रीज तो प्रैक्टिकली भी इसके खिलाफ वो उन्होंने मतलब एक मिलिटरीली जो भी वो भी इस पे काम कर रहे हैं वो। लेकिन देखा जाए तो ईरान के जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना ज़्यादा नहीं दिया गया वहाँ पे लोगों को। तो ऐसी कंट्रीज़ में इस तरह का कोई जो सीन बनता है, सिचुएशन बनती है, तो उसका कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आता जब तक कि वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो उनमें है सही, लेकिन यूएस के मुताबिक वहाँ पे इस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ज़्यादा इनको नहीं दिया गया। तो वहाँ पे इस तरह से उनके लिए ये ज़्यादा जो प्रोटेस्टिंग कैंपेन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो है उसमें आप देखते हैं कि यूएस में है चल रहे हैं, कैंपेन चल रही है, इलेक्शन वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। मतलब उनके दर्जे बदर्जे इलेक्शन होते हैं, स्टेप वाइज होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। तो लोग जो हैं वो इसके बैलेट के ज़रिए से अपना वो डिसीजन जो है वो शो कर सकते हैं, वो किस तरह से वो अपना पॉलिसी को किस तरह की पॉलिसी वो चाहते हैं इसराइल के बारे में। इससे क्या होगा कि जो बाइडन जो कि प्रो इसराइली हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन उनके बाद जो एक मज़ीद जो स्टांच फ्रेंड है, मतलब एक करीबी दोस्त है जर्नलिज्म का यूज़ का, वो डोनाल्ड ट्रंप, वो बैक टू पावर आ जाएगा। तो इससे जो है इस मूवमेंट में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं रहेगी, उसमें कोई इतनी जान बाकी नहीं रहेगी। वोकेबलरी की तरफ आते हैं। टुमल्टुअस होता है मेकिंग नॉइज, कन्फ्यूजन को भी कहते हैं टुमल्टुअस, डिसऑर्डरली बहुत शदीद किस्म का जो डिसऑर्डर होता है उसको टुमल्टुअस कहते हैं। इंपीरियलिज्म होता है अपनी पावर्स को और टेरिटरीज को एक्सटेंड करना, अपनी मतलब पावर के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से, मिलिट्री के ज़रिए से अपनी जो है टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। क्लैप डाउन होता है हार्श अटेम्प्ट टू सप्रेस समथिंग, किसी को जुल्म के ज़रिए से दबाने की कोशिश करना। पोग्राम्स होता है किसी भी एक ख़ास एथनिक ग्रुप का जेनोसाइड करना, मैसेकर करना। कंप्लिसिट होता है किसी भी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होना। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग बिलोंग्स टू, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं वो आप इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैन पाकिस्तान डू फॉर कश्मीर, ये तौकीर हुसैन ने लिखा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया कौन सी स्ट्रेटजी अपना के कश्मीर को मतलब पाकिस्तान का जो कश्मीर के बारे में एक मौक़िफ़ था उसको तब्दील कर रहा है, इंटरनेशनली उसको शो कर रहा है कि उस तरह से जो है मतलब तब्दील करके पेश कर रहा है। अच्छा, वेस्ट क्यों जो है वो कश्मीर के इशू पे ब्लाइंड आइड हो गया है, उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे, और कॉलोनियल सेडिशन लॉज जो क्या होते हैं, कॉलोनियल सेडिशन लॉज, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। कश्मीर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट नहीं है, आप देखें तो इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 4 जो है फुल फ्लेज वार्स जो हैं वो हो चुकी हैं इसी इशू की वजह से। तो ये आप देखें तो ये उनकी फ्रीडम है, एस्पायरेशन ऑफ फॉर फ्रीडम जो है कश्मीरी लोगों का, ये उसके बारे में है। इसके अलावा ये पाकिस्तान और इंडिया के पीस के बारे में, पॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में ये एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया जो है वो मतलब रीड राइटिंग कर रहा है स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर को, इसको अब वो तब्दील करके पेश कर रहा है दुनिया के सामने। इंडिया जानता है कि जो है कश्मीर का जो फ्रीडम है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इंसर्जेंसी वहाँ पे जो चल रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, दूसरा है पाकिस्तान वहाँ पे कितनी जो है कश्मीरियों की सपोर्ट कर रहा है। तो इंसर्जेंसी के हिसाब से देखें तो वो उसको तो काफ़ी हद तक कॉप कर चुके हैं, वो इतने वहाँ पे पावरफुल जो है मिलिटेंट्स वो इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, जो मुजाहिदीन वहाँ पे काम कर रहे थे वो इतने पावरफुल नहीं रहे। अब उनका दूसरा काम है कि वो किस तरह से पाकिस्तानी सपोर्ट को कश्मीर के लिए कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो वो काम कर रहे हैं वो इंडिया इस मतलब इन तरीक़ों के साथ हम डिस्कस करेंगे, जो तरीके वो अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले जो कह रहा है वो पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा ऑफेंसिव की बजाय, और कश्मीरियों के लिए सपोर्ट करना जो है छोड़ देगा, और कश्मीरी इससे जो बहुत ज़्यादा जो है वो डिमोरलाइज हो जाएंगे अपनी सपोर्ट ना आती देखकर।
तो वो रिप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट उनको रिप्रेस करेंगे इससे मिलिट्री के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से, ताकि वो मज़ीद जो है सबमिशन में चले जाए, अपनी आवाज़ को ना उठा सकें। दूसरा काम जो इंडिया कर रहा है वो कर रहा है कि इंडिया जो अपना मौक़िफ़ है उसको राइज कर रहा है और पाकिस्तान के स्टेटस को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इंडिया का मौक़िफ़ क्यों ज़्यादा होना चाह रहा है कि इंडिया एक जो है ना राइजिंग जो है इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है। तो इसकी वजह से जो पहले जो पाकिस्तान और इंडिया थे उनको इकट्ठा जॉइंटली जो है उनके इश्यूज़ को देखा जाता था, अब इनको सेपरेटली देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के अलग-अलग इश्यूज़ को जो वेस्ट हो गया या यूएन है वो इसको सेपरेटली डिस्कस करने पे मजबूर हो गए हैं। तीसरा क्या है, इंडिया ग्लोबल प्लेयर है वेस्ट इकोनॉमीज़ के लिए, वेस्ट इकोनॉमीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान के इस तरह के इंटरेस्ट पाकिस्तान में उनके इस तरह के इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट उनके लिए, लेकिन उनके इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पे टेररिज्म का जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म जो है वो फैला रहा है इंडिया के अंदर। तो इसके इंडिया क्या कर रहा है कि वो जो है इसके अंदर पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइजेशन वो पैदा कर रहा है। तो अब वेस्ट को आप जानते हैं कि वेस्ट और अमेरिका को इंडिया की सिक्योरिटी के साथ बहुत से कंसर्न हैं। क्यों कंसर्न आ रहे हैं? क्योंकि वो चाइना की कंटेनमेंट के लिए, चाइना को रोकने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया की इंटरनली कुछ उसके अंदर जो इस तरह के डिस्टेबलाइजेशन होगी तो इसका नुकसान क्या होगा कि इंडिया जो है कमज़ोर हो जाएगा और चाइना को कंटेन नहीं कर सकेगा, चाइना का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो वो इस वजह से इंडिया जो है एग्जैजरेट कर रहा है टेररिज्म थ्रेट को, और इसकी वजह से वो वेस्ट का और यूएसए का अपने अपने आप को उसके सामने इस तरह शो कर रहा है कि वो पाकिस्तान जो है टेररिस्ट स्टेट है और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तरा है। तो पाकिस्तान के मौके इस वजह से भी कश्मीर के बारे में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया अपना मौक़िफ़ जो है ना वो पेश कर रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पेश नहीं होने दे रहा, और इंडिया डिक्टेट कर रहा है अपने ही मौक़िफ़ को, इसके बारे में अपनी ओपिनियन को। तो इसको क्या क्या इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी और वेस्ट भी जो है वो इसको उनके इंडिया को जो है मौक़िफ़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर होता जा रहा है। जो पहले ही मतलब आप अफ़गान वार की वजह से देख चुके हैं कि वो पाकिस्तान का जो है वो काफ़ी मौक़िफ़ जो है दुनिया में और इन्फ्लुएंस जो वो कम हो चुका है। वेस्ट जो है क्यों ब्लाइंड आइड हो गया है इसके के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के सॉरी इंडिया के खिलाफ कश्मीर के इशू में, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को मिस्टर मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के, उन्होंने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 370 को जो था इंडियन उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नलीफाई कर दिया। वो जो आर्टिकल वो क्या शो कर रहा था कि इंडिया के अंदर कश्मीर की एक जो स्पेशल स्टेटस था वो उसकी वजह से वो कंसिडर किया जा रहा था, वो शो कर रहा था कि इंडिया एक स्पेशल स्टेट है। 370 को जब उन्होंने नलीफाई किया तो क्या हुआ कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो डायरेक्टली उस पर लागू हो गया। अब उसकी कश्मीर की जो एक थी स्पेशल स्टेटस वो ख़त्म हो गया। तो ये एक बेसिकली एसिमिलेशन का एक प्रोसेस था कि किस तरह से उसको बाकायदा से शामिल कर दिया गया इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर उसको कश्मीर को ऐड कर दिया गया है, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके। तो इसके बाद जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपराइजिंग भी हुई कश्मीर के अंदर, लेकिन इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया, उसको दबा दिया था। तो इस पे वेस्ट जो ब्लाइंड आई इसी वजह से हो गया कि उसके उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि चाइना के कंटेनमेंट के हिसाब से और दूसरे इश्यूज़ को लेके इनकी चाइना वेस्ट की जो राइजिंग इंडिया की राइजिंग इकॉनमी उसको लेके वो इसके अंदर ज़्यादा इशू में इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, कश्मीर इशू में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे वेस्ट। इंडिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ कश्मीरियों को जो है वो दबा रहा है, उनके अंदर एक फेयर जो है वसी पैमाने पर परवेसिव एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर जो है एक वसी पैमाने पर एक फेयर और खौफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि वो उनको मतलब जॉब सस्पेंड कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीरियों को डिटेन कर रहे हैं, डिस्टेंट इंडियन स्टेट्स में उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको कैद में रखा जा रहा है। जिसकी वजह और जो जर्नलिस्ट है उनको भी इसी तरह डिटेन किया जा रहा है। वो वहाँ पे मीडिया कवरेज तकरीबन आलमोस्ट पाबंदी नज़र आ रही है। तो ये वहाँ पे रिप्रेशन जो है ये 370 के बाद से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है, 370 आर्टिकल के नलीफाई होने के बाद।
वो हर एस्पेक्ट में देखें तो वो इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑक्यूपेशन को, इलीगल ऑक्यूपेशन को। अब देखें तो बहुत से जो हैं उधर वहाँ पे जो मौजूद लोग मौजूद हैं, कश्मीरी जो हैं, सॉरी कश्मीरी ऑफिशियल्स हैं और स्कूल एजुकेटर्स हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घरों पे झंडे लगाएं इंडिया के, और अपने इंडियन फ्लैग के साथ मुख्तलिफ डेज पे, जैसे नेशनल डेज होते हैं उनके, उस पर वो इंडियन झंडे के साथ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे शेयर करें। अच्छा, कॉलोनियल सेडिशन लॉज ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले फिर आएंगे कि इंडिया किस तरह से ये लॉज जो इम्प्लीमेंट कर रहा है कश्मीर में। अच्छा, कॉलोनियल सेडिशन लॉज ये थे ये पहले जो कॉलोनीज बनी थी मोस्टली, जैसे पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ वो उस तरह से लॉज बनाते थे ताकि वहाँ की पब्लिक को वो रिप्रेस कर सकें, वो किसी किस्म के अपराइजिंग को वहाँ पे रोक सकें। ऐसे ये ज़ालिमाना कवानीन थे जिनकी मदद से वो किसी भी किस्म की होने वाली वहाँ पे अपराइजन को वो फ़ौरन ही फोर्सफुली दबा देते थे। तो यही जो लाज हैं, जैसे इंडिया के लाज देखें, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ये होता है कि आप किसी भी कश्मीरी को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बगैर किसी कोर्ट के जाए के, बगैर उसको आप उठा सकते हो, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो इसमें ये भी जो है, और दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है इंडिया का। ये कॉलोनियल सेडिशन लॉज ही हैं बेसिकली, क्योंकि ये भी कहीं वहाँ पे जो कश्मीरियों के अपराइजन को, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए ये लाज बनाया गया, ताकि वो किसी किस्म की आवाज़ को ना उठा सकें, कोई प्रोटेस्ट वो ना कर सकें। तो इसके खौफ की वजह से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खौफ की वजह से, लोग जो वहाँ के लोग हैं अपनी बारे में बात तक करने से वो डरते हैं, क्योंकि उनको कोई उठा के ना ले जाए, इंडियन एजेंसी उनको उठा के ना ले जाए। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इंडिया अपनी अथॉरिटी को वहाँ पे रीइंफोर्स करने के लिए ही कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे गैर कश्मीरियों को, जैसे नॉन कश्मीरीज थे, उनको वहाँ पे बसाया जा रहा है। वहाँ पे उनको जो है शेल्टर जैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे देख लें कि जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनको वहाँ पे वो उनके लिए वहाँ पे ऑप्शन स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये तरक्की के नाम पे वो वहाँ पे कश्मीरियों का जो इलाका था उनसे वो छीन रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स वो चेंज कर रहे हैं। कश्मीरी जो है वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए कोई काम जो है वो नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का रोल जो था वो फेड हो चुका है, वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, मदन हो चुका है। और पाकिस्तान कश्मीर पे अपना जो है मौक़िफ़ हो चुका है, और इसको कश्मीरी भी जो है वो कश्मीरी जो यंग यूथ है कश्मीर की, वो भी इसको रियलाइज़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है अपना रेलेवेंस जो है वो इस काज में वो ख़त्म कर चुका है, वो उसको लूज़ कर चुका है। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान के बगैर इसको हल कर सकें, तो लेकिन ये किसी भी तरह से पाकिस्तान के बगैर ये इस इशू का हल होना वो नामुमकिन है। अब देखें, ना तो जंगें इसको मामले को ख़त्म कर पा रही हैं, ना पाकिस्तान के सपोर्ट कश्मीर के लिए वो उसमें कोई हेल्प कर पा रही है। इवन यूएन रेजोल्यूशंस भी जो है वो भी एक जो कह रहे हैं कि कागज़ का टुकड़े बन चुकी हैं, और वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन चुकी हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उनका फ़ायदा किस वजह से नहीं हो रहा? किस वजह से नहीं हो रहा? क्योंकि जो बिग पावर्स हैं वो ही इसके पीछे बैकअप नहीं कर रही, इस यूएन रेजोल्यूशन को बैकअप नहीं दे रही, तो ये इनइफेक्टिव बन गई है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में पाकिस्तान के करने के पास एक जो काम रह गया है वो ये रह गया कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ अपने जो है ताल्लुकात उसको नॉर्मलाइज करे, जैसे कि ट्रेड को रिज्यूम किया जा सके। तो ट्रेड की वजह से ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो इंडिया को ही होगा, इससे पाकिस्तान को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने लगा। लेकिन इसके क्या होगा कि टेंशन जो है मीडिया के साथ कम हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इससे कोई उससे वो जो है वो भी कम हो जाएगा, वो इतना इन्फ्लुएंस उसका नहीं रहेगा पहले की तरह। वजह क्या है कि पाकिस्तान जो अपना जो मेन काज था कश्मीर काज उसको छोड़ देता है। ये राइटर की ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन मिनिस्टर से आपको नहीं कह सकते, हमारी ओपिनियन मिनिस्टर है, ये राइटर की ओपिनियन है कि पाकिस्तान को कश्मीर काज को छोड़कर इंडिया के साथ जो है रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए। उनकी बात किस हद तक अब लॉजिकल भी नज़र आ रही है कि इससे पाकिस्तान जो है वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के बाद पाकिस्तान कश्मीर काज के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान जो है इकॉनमिकली राइज हो जाएगा और अपनी स्टैंडिंग को, इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बढ़ा सकेगा। आइसोलेशन जो पाकिस्तान को होगी इस वजह से वो कम हो जाएगी। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। एक्सपांड होता है कम्प्लीटली किसी चीज़ को निकाल देना, रिमूव कर देना। प्लजियन बीट समवन, ब्लजियन एक लाठी होती है, लोहे की लाठी, उसको कहते हैं, उसको उसके साथ किसी को मारने को भी ब्लजियन कहते हैं।
ब्लज एक लाठी को कहते हैं, ब्लजियन होता है लाठी के साथ मारना। फेड होता है डिसअपियर हो जाना, फेंट हो जाना, कमज़ोर हो जाना। इंसिनुएट होता है हिंट देना, सजेस्ट करना किसी चीज़ को। विलीफाई करना होता है कि किसी के बारे में अब्यूसिवली बात करना, स्पीक और राइट अब्यूसिवली। अच्छा, कब इंडिया ने जो है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है नलीफाई किया था, वो किस स्टेट को किया था पाकिस्तान इंडिया ने, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।